1978, 1980, मुझे याद नहीं, शायद ये 1980 में हुआ था। आविष्कार ग्रुप में किया था छबील दास ने, बॉम्बे में छबील दास ने। और वहाँ ताज्जुब की बात यह है कि आपको ताज्जुब लगेगा, काउंटर के ऊपर सुलवा रिश्वाने बैठी थी, जो शफात खान आए थे, फिल्म स्टार और काफी टीवी सीरियल में भी आती है, मतलब थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती है थी सुलवा जी। और उसके बाद सत्यदेव दुबे जी भी आए थे। और बस जब उन्होंने जो स्टोरी देखी, हमारे चिड़ियाघर की कहानी जब देखी, तो उन्होंने पहले सवाल मुझसे ये किया कि भाई आपने ये स्पाइडर के जैसे मोमेंट क्यों दिए हैं? क्योंकि मेरे जो स्टोरी में, मैं चिड़ियाघर की कहानी में ओरिजिनल में क्या है कि एक आदमी जो है, तो जो कहने वाला है सिद्धार्थ, तो उसका नाम हमने रखा है, कैरेक्टर का नाम है, वो एक ही जगह रह के कहानी पूरी बोलता है। अक्षर फिगर मतलब अक्षर है ना, अलवी का। और वो पुरुष को भड़काता है और एंड में सुसाइड कर लेता, मतलब जंप ले लेता है उसकी चाकू के ऊपर, खत्म हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन मैंने क्या किया था, क्योंकि वो ट्रैप करना चाहता है, इसलिए स्पाइडर के मूवमेंट देते हैं उसको, पूरे घूमते रहता है ट्रैक से, और वो आउट ऑफ कैरेक्टर आके भी लोगों से बात करता है। जैसे कि उसका एक डायलॉग है कि वो बोलता है कि कुत्ते को वो जहर खिलाना को चाहता है कुत्ते को। वो ऑडियंस से पूछता है कि यूं भी हमें किसी का गला काटना हो तो हम पहले उसे खिलाते पिलाते हैं ना, हाँ बोलिए, और फिर वो कैरेक्टर के अंदर आता है। अरे थिएटर के अक्सर एलिनेशन की भी मैंने बात की थी बीच में उसमें। और दूसरी बात है, एक जगह वो एक डायलॉग में बोलता है कि यूं भी हमें किसी का गला काटना हो तो हम खिलाते पिलाते हैं, और अपने करने का दूसरों पर क्या असर होता है ये जानना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हम सबसे दोस्ती कर सकते हैं, इससे दोस्ती कर सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं, खून से दोस्ती करते हैं, पीठ से दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन आईने से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अपना चेहरा दिखता है, सच्चाई नजर आती है। परेशान थी ऑडियंस भी, क्योंकि आउट ऑफ कैरेक्टर राजीव चले जाते थे सिद्धार्थ, और फिर वो कैरेक्टर में आते थे। पूरी स्पाइडर मूवमेंट थी उसमें। और एक जगह पे वो मुझे मारता है, पुरुष को नीचे गिरा के मारते वक्त ऐसा मारता है कि सुलभा जी ने मुझे पूछा कि भाई आप वो सही भी मारता है आपको? मैंने कहा हाँ, हमने दोनों ने यही डिसाइड किया है कि वो कौन से डायलॉग पे मुझे मारना शुरू करेगा, और उस डायलॉग के ऊपर मैं अपने मसल्स को कैसे रोक के रखूंगा, सांस को रोक के रखूंगा, मसल को टाइट करूंगा। ये हमने डिसाइड किया है, रिहर्सल की है हमने इसकी पूरी। यानी रिहर्सल करने के बाद भी वो प्रैक्टिस हो गई है। और एक सीन के बारे में पूछा गया वहां पर, जब वो एंड में मेरे चाकू के ऊपर, मैं चाकू हाथ कांपते रहता है, मैंने ऑडियंस को चीट किया था, और वो मेरे चाकू के ऊपर जंप लेता है। जंप लेने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस करके खाली मुंह खोल देता है, और जब मैं चाकू निकालते रहता हूँ पेट में से उसके बाहर हल्लू से, तो जोर से चीखता है, ऐसा चीखता है कि बस पूछो मत। तो इसके ऊपर भी सवाल किया किसी ने मुझसे, ऐसा क्यों, चाकू अंदर जाते वक्त क्यों नहीं? तो हमने उसको जवाब दिया कि देखो, जब आप गांव में चलते हो तो आपको पता है बबूल का कांटा पैर में जाता है, जाते वक्त तकलीफ नहीं होती है, जब आप निकालते हो ना तो तकलीफ होती है। कमाल का बोले, कमाल का जवाब है। और तो फिर पूछा गया कि तुम्हारे दिमाग में आता कैसे है? मैंने कहा मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो दुबे जी ने कहा कि भाई आप तो कुछ कमाल के आदमी हो। मैंने कहा दुबे जी, हम आपके पैरों के ऊपर कदम के ऊपर कदम डालने की कोशिश कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी स्टोरी की और एक बात है, हम नांदेड़ कंपटीशन जा रहे थे, वो कुछ अम्बेडकर की जो स्पर्धा थी मराठी में। अब मराठी में जा रहे थे, मराठी कंपटीशन में इसका ट्रांसलेशन तो था नहीं हमारे पास। तो हमने सोचा कि भाई राजीव कुलकर्णी उसका नाम था, बेचारा नो मोर, बहुत ही यंग उम्र में चले गए वो। तो बोले भास्कर क्या करना है? हम लोग बता, राजू मतलब मराठी का अनुवाद करायचा, जू स्टोरी का चिड़ियाघर की कहानी उर्दू में है, उर्दू और हिंदी हिंदुस्तानी में है। तो बोले अपन रात में ट्रेन में करेंगे, बोले मतलब चलो करेंगे रात में ट्रेन में। तो उन्होंने अनुवाद शुरू कर दिया उसके स्पीच का, क्योंकि उसके स्पीचेस बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे छोटे छोटे डायलॉग से, और अनुवाद हो गया, हमको जैसा आता वैसा किया। एक ट्रेन की जर्नी में रात में, क्योंकि मराठी और हिंदी हम जो बहुत बात करते हैं। मैंने राजू तुम डरो मत, घबरो, थोडं जसं येते तसं कर,
और मारा जैसे तैसे वो तो। और एक बेंच था हमारे पास, प्रॉपर्टी होते एक बेंच, कहीं पर भी मेरा ख्याल जू स्टोरी के मोर देन 100 शो तो हम कर चुके होंगे शायद। आपने बुलाया हमको, उसको लाइट नहीं लगती थी, दिन में करते थे, रात में करते थे, शाम में करते थे, 2 लाइट दिखना है बस लोगों को। जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ बेंच था, जहाँ से गए वहाँ के लोकेशन के ऊपर की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते थे। तो नांदेड़ गए हम, वहाँ जाने के बाद स्टेज के पास पहुँच गए हम। अच्छा हम हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने पूछा आपके एक्टर्स आ गए? मतलब आ गए, कहाँ आए? मतलब आ रहे ठहरिए आप। प्रॉपर्टी, स्टेज की प्रॉपर्टी आ गई? मतलब बिल्कुल आ गया, सेट आ गया। हमने बेंच लगाया, उनके सामने बेंच लगा दिया। बोले नाटक का समय हो रहा है, मतलब बिल्कुल हो जाएंगे एक्टर, मतलब अभी कितने 5 मिनट रह गए, मतलब एक एक्टर अंदर चले जाओ, राजू अंदर चलेगा, दूसरा एक्टर मतलब 1 मिनट पहले बैठ जाता है बेंच के ऊपर, वह बैठ गया बेंच के ऊपर। मेकअप, मतलब मेकअप की जरूरत नहीं है इसको। राजू बेल बजी, राजू शुरू, बेल बजती शुरू हो गया मराठी में। पूरा ड्रामा मराठी में करे हम लोग, किसी को तालियों पे तालियां, और लोगों को खामोश बिठाया। ताज्जुब इस चीज का है, लोगों को खामोश बिठाया। और कुछ लड़कियां सामने थी, वही अनुभव मेरे को यहाँ गांधी भवन में भी आया था। कुछ लड़कियां सामने बैठी हुई थी चेयर के ऊपर, औरतें, उन्होंने कहा पीछे के लोगों को नाटक बघायचं तो बघा, नहीं तो निघून जा बोल के बाहर। यानी प्ले इतना पावरफुल था डायलॉग राजीव का बोलने का कि वो खामोश हो गए। और हम नाटक का हो गया वक्त पे, नाटक खत्म हो गया। 8 बजे ट्रेन थी, तो 8 बजे हम ट्रेन के लिए भागे स्टेशन को भाग के हम डब्बे में बैठ गए। वहां से रिजल्ट निकले 8:30 या 8:45 को। तो लोग हमको मुतखेड़ बोल के स्टेशन आता सामने, वो स्टेशन पे आके हम हमारा डब्बा ढूंढ के निकाल के बोले आपको प्राइज मिल गया बोल के। ताज्जुब की बात है चिड़ियाघर की कहानी का, जू स्टोरी का। कितना, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे भी ताज्जुब लगता है। वहां पर टोटल 15 प्लेस आए थे कहते, और हम लोग पहली बार हैदराबाद से गए, तो पहली बार मराठी में हमने ट्रांसलेशन किया उसका, गोष्ट प्राणी संग्रहालयाची बोल के। अरे मतलब ये तो एक्सपीरियंस पता नहीं कितने लोगों को रियल लाइफ उदाहरण हो गया कि काम करो, फल की चिंता मत करो, प्ले कर दिया, निकल गए, और आगे के स्टेशन पे जाके उन लोगों ने आपको रोका। दूसरा एक एक्सपीरियंस तुमको बताता हूँ, ये द एक्सेप्शन एंड द रूल बेथोवेन वर्क्स का प्ले है। उसका एक प्रोजेक्ट टोरंटो यूनिवर्सिटी से आया था। वो मिस भरनी बोल की एक लड़की आई थी, तो उसको ब्रेक इन इंडिया के ऊपर एक प्रोजेक्ट मिला था। ब्रेक इन इंडिया, तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन की बात कर रही थी वो। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका हिंदी अनुवाद है हमारे पास, आपको 3 लेवल पे करना है, बोले 3 लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, स्पेशल ऑडियंस। एक जो सो स्पेशल ऑडियंस जो है सो वो ओनली एलिट क्लास हु कैन टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ एलिनेशन, व्हाट इज एलिनेशन, हु कैन डिस्कस द अबाउट द एलिनेशन। मैंने कहा ठीक है मैडम हम करेंगे 3 लेवल के ऊपर। दूसरा जो सो कॉलेज स्टूडेंट के लिए करना है। तीसरा जो सो शो अपने को स्लम एरिया में करना है। उसकी शॉर्ट स्टोरी यह है कि जुडिशरी जो है सो हमेशा करप्टेड है, उसका फिलॉसफी है ब्रेक की, जुडिशरी में करप्शन होता है, और हैव एंड हैव नॉट्स के अंदर का जो गैप है वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो उसमें एक कूली रहता है, एक मालिक रहता है, दोनों की जर्नी की स्टोरी है। वो डेजर्ट में से जर्नी करते रहते हैं। मालिक हमेशा ये सोचता है कि कूली गरीब है, वो कभी ना कभी रिवेंज लेगा, कभी ना कभी मुझे खत्म कर देगा। ये जर्नी चलते रहती है। उसमें बीच में एक गाइड आता है। अब कूली जो सोचता है वो अपने दिमाग से सोचता है, इसलिए मालिक जो सोचता है वो अपने दिमाग से सोचता है। कूली हमेशा मालिक को खुश रखने की कोशिश करता है, और मालिक जो है तो हमेशा सोचता है कि गरीब है, ये रिवेंज लेगा, मुझे कभी भी मार डालेगा, इसलिए बहुत तकलीफ देता है उसको। डेजर्ट की जर्नी है और उनको जाना है जहाँ पर वो ऑयल के फील्ड है, ऑयल फील्ड के ऊपर, वहाँ पर वो हर्रास होने वाला है, तो ऑक्शन होने वाला है। उस दिन जो पहले पहुंचेगा उसको मिल जाएगा। इसको कूली को बहुत सताते रहता है। अब कूली के पास एक गाइड मिल जाता है बीच में। गाइड बोलता है कि तुम मालिक से ज़रा संभल के रहना भाई, मालिक तेरा बहुत कड़वा है। तो गाइड को निकाल देता है मालिक, नौकरी पे से हटा देता है। उन्हें बोलता है तेरे यूनियन के पास तू चले जा, तेरे को जो करना है कर ले, मैं मालिक हूँ, जो होगा सोऊंगा। और जाते जाते कूली जो गाइड है ना, ये कूली को एक पानी का घड़ा लेके जाता है, बड़ा सुरंग के जैसा। अब बीच में एक जगह ऐसी हो जाती है कि रात का वक्त है,
मालिक के पास का पानी खत्म हो गया है, ये कूली जो है सो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है, उसको ये लगता है कि भाई मालिक के पास का पानी खत्म हो गया है, रात का वक्त है। मालिक ये सोच रहा है कि मैं दोनों ही अकेले हैं डेजर्ट में, अब ये कूली आएगा और मुझे खत्म कर देगा, ऐसे सोचते रहता। उसके दिमाग में वही चलते रहता हमेशा, क्योंकि रिवेंज लेना है गरीबों के दिमाग में, रेवोल्यूशन लाना है गरीबों के दिमाग में। तो ये कूली क्या समझता है कि मालिक को पानी देने के लिए अपना घड़ा उठा के उसके तरफ जाते रहता। तो मालिक ये समझता है कि नहीं, इन्हें मेरे को मारने को आ रहा, बोल के उसको शूट कर देता। शूट करके कूली मर जाता। मरने के बाद उसकी बीवी कोर्ट में चली जाती। अब मैंने क्या किया था, न्यायालय, न्याय हेडगियर जो उसको जो न्यायाधीश को जो जज को लाया था, उसको मैंने कथाकली के पूरा कॉस्ट्यूम पहनाया था, कथाकली का कॉस्ट्यूम। उसके राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को लाल, उसके नेल्स भी पूरे लाल करके उसको स्ट्रिंग्स लगाए थे रेड कलर के पूरे, आधा रेड आधा ग्रीन। न्याय बोल के उसके हेडगियर के ऊपर लिखा था, लय आधा लिखा था। अरे न्याय लय को शब्द को तोड़ दिया था मैंने, न्याय और लय। इधर जब गरीब के बीवी की तरफ से जब देखेगा, बोलेगा जज, सुनेगा उसकी बात, तो हमेशा वो लय न्याय की तरफ देखेगा इधर। तो मालिक को बोलता है, बोलो उनको क्या हुआ था, तुम डिफेंड करो अपने आप को कि कूली ऐसा ऐसा आ रहा था। औरत की बात सुनता है, देखो तुम्हारे मर्द के दिमाग में हमेशा इसके बारे में रिवेंज लेने का था। तो जब एलिनेशन की बात हुई अपने एकेडमिक सेक्शन के साथ, मतलब ऑल लिटरेट लोगों के साथ, तो उन्होंने अपने ढंग से कहा कि व्हाट इज द एलिनेशन थ्योरी, हाउ इज द ब्रेक लाइफ, व्हाट इज द पॉलिटिक्स, व्हाट इज द जुडिशरी, उसके बारे में बात हुई। जब स्टूडेंट्स के साथ जब बात हुई, जो एजुकेटेड कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको गाना पसंद आया, उनको वो कथाकली के डांस का जो सीन था वो पसंद आया। उन्होंने एलिनेशन की कुछ खास बात नहीं करी। लेकिन जब स्लम एरिया में मैंने ये नाटक किया, स्लम एरिया में जब मैंने ये नाटक किया, तो वो जो औरतें, ये जो गरीब लोग जो बैठे हुए थे, तो जब जजमेंट हो जाती है तो वो सब औरतें, लेडीज और वो जो लेबर्स उठ गए ना, ऑडियंस में से उठ के आए, आके बोले जज को, बोले अरे तेरे को दिखा नहीं क्या, उन्हें पानी देने को गया था, उन्हें मारने को नहीं गया था, उन्हें पानी देने को गया था, उसको उन्हें बोल रही उसकी बीवी पानी देने को गया था, उसको पानी का घड़ा था ना, तेरे को ला के बताई ना पानी का घड़ा था, बोल के फत्तर है, बोल के कैसा जजमेंट देता है तू, ऐसा कैसा जज है तू, बोल के लपट गए उसको। अरे वहां पर मैं बोला ब्रेक, दिस इज अ ब्रेक। ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है मेरा। एक्सेप्शन एंड द रूल, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी का मेरे याद नहीं आ रहा, ईयर याद नहीं आ रहा है, वो भी शायद वो 1978-79 होगा शायद, इतना ही है। लेकिन हर लेवल तक वो पहुंच गया। अरे मतलब 3 लेवल के ऊपर ब्रेक किस तरह से पहुंच जाता है, ये बड़ा अजीब लग रहा है। अभी तो मेरा एज भी बहुत हो गया है, तो मेरे दिमाग में जितना आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ आपको। अगर लेकिन है, आप किस ढंग से सोचते हैं, आप किस ढंग से प्रोडक्शन करते हैं, आपके दिमाग में क्या होता है, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नए ढंग से करना वो कैसे जम जाता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो सर, वेटिंग फॉर गोदो जो ये प्ले है, ये आपके पास कैसे आया, ये प्ले आपको कैसे मिला, और क्या इसका प्रोसेस हुआ, कैसे इसको आप आगे लेकर गए, इसके बारे में? वेटिंग फॉर गोदो सैमुअल बेकेट लिखित, जिसको नोबेल प्राइज मिला है 1968 का शायद। ये प्ले राजेंद्र सिंह बोल के हमारे दोस्त हैं थे, वो नानक राम भगवंतर स्कूल में लेक्चरर थे कॉलेज में, और सरदार जी थे, बहुत ही साहित्यिक में रुचि रखते थे, अच्छी कविताएं करते थे, और जैसे मॉडर्न साहित्य कहेंगे या जदीदियत या जो भी आप हिंदी में क्या कहेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो उनके विचार बहुत ही अलग किस्म के थे। तो उन्होंने ये किताब मुझे ला के दी और उन्होंने कहा कि भास्कर ये किताब पढ़ो, आपको कैसा ये नाटक लगेगा, उसके बारे में ज़रा बताइए आप। तो मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। पहले दिन तो मुझे तो वो कुछ बड़ा अजीब लगा, पहली बार जब मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें एक लकी का जो कैरेक्टर है, लकी
व्लादिमीर एस्तरगान, डीडी गुरु, पोजो और लकी, ये 4 कैरेक्टर है। और एक बच्चा, छोटा बच्चा है जो मैसेंजर है। और वो किताब पढ़ने के बाद वो एक्चुअली बाइबल के मतलब क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिपेंड है। वाइट शिप, ब्लैक शिप जो सिंबल्स है उनके, वो लकी का भाषण जो है वो मुझे बहुत ही इतना डेप्थ और इतना एम्ब्रेसिव लगा कि मैं सोचने लगा कि लकी के हर वाक्य के ऊपर मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैं सोचते ही रह गया कि बस लकी का भाषण जो है सो वो हमारा जीवन है, पूरा हमारी जिंदगी पूरी है इंसान की। वो बोलता है कि ऊपर से पेशाब कर रहा है, वो जो दिखता नहीं हमको उसकी रहा, हम देख रहे हैं गोदू का। और लेकिन आखिर में इंसान दिन के खेल निकाले, रात के खेल निकाले हैं, इसके बावजूद भी इंसान तड़पता है और मरता है। और ये भाषण बोलने के लिए जब लकी के सर पे टोपी रखी जाती है, वो भी एक सिंबल। बोलो जब तक उसको टोपी रख के बोल, और उसके गले में रस्सी है, वो रस्सी की जो ये है, रस्सी के जो आखिरी सिरा है वो पोजो के हाथ में है। पोजो उसे पीटता है, पोजो उसको झूठे खाने खिलाता है, उसका झूठा खाता है पोजो का ये लकी। एक इंटेलिजेंट आदमी। अरे ये सब देखने के बाद मैं परेशान होकर मैंने हमारे दोस्तों से कहा कि भाई ये पढ़ो। फिर विजय पराड़ेकर ने पढ़ा, फिर भास्कर राव ने पढ़ा, फिर अनंता ने पढ़ा। 3 लोगों ने हमें किताब पढ़ी और उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि बस इसका कुछ करना है। फिर कुछ उसका एडिटिंग किया गया, उसको शॉर्ट बनाया गया और उसका नाम कुछ नाम न मानते हैं, याद नहीं आ रहा, उसका नाम कुछ अलग रखा गया और उसको एडिट करके 1 घंटे का छोटा हिंदी में एडिट किया गया और उसको मेहरा साहब ने डायरेक्ट किया। एमडी मेहरा साहब ने, जहाँ तक मुझे याद है, माफ़ी चाहता हूँ अगर गलत बोल रहा हूँ तो। और INT के कंपटीशन थे यहाँ पर, यानी गोदो की वजह से हम रंगधारा कैसी आ गया ये नाम रंगधारा का, यानी मतलब पूरे हैदराबाद में के ग्रुप्स को पता चला कि एक रंगधारा बोल की संस्था है जो इस ढंग के नाटक करती है। इस ढंग का नाटक यानी ताजुब लगा पहले से। गोदो के इंतजार में ऐसा नाम दिया था शायद। हमने बोर्ड लगाया, उसमें मैंने पोजो का काम किया और भास्कर राव ने, भाकू ने दीदी का गोगो का काम, और पृथ्वीराज बोल के थे उन्होंने किसी गोगो का दीदी काम, दत्ता का बोल के एक था बच्चा उसने, और एक छोटा बच्चा था सुहास पलचीकर बोल के, उसने मैसेंजर का काम किया। और एक हमने बिलो ट्री एक डब्बा, टीम का डब्बा लाया था, भैंस का तेल का डब्बा एम्प्टी, उसमें फतरे वगैरह लगा के एक जाम के झाड़ के डगारी ला के लगा दी थी उसमें। और पोजो का हंटर वगैरह सब बनाया था, मेरा सामने डायरेक्ट किया था। वो कंपटीशन में लगाया, लगाने के बाद हमने दिया, एंट्री दी। तो पहली बार मुलाकात हमारी जो हुई खादरी बेग साहब, नया थिएटर होता, बेग साहब को देख के तो मैं हैरान हो गया देखने के बाद। उनकी पर्सनालिटी खादरी बेग साहब की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिल से भी बहुत अच्छे। उनके साथ उनके अतराफ सब लोग थे बहुत से। उनका अपना एक तरीका था मतलब रहन सहन का। अब हम अपने बेचारे वो पैजामा, नेहरू शर्ट और एक शर्मन लटकी भी है, हम दरवाजे के पास, गेट के पास खड़े हुए हैं जहाँ से एंट्रेंस होता है थिएटर में। ये गोदो के इंतजार में देखा उन्होंने। फिर सुरेश ने भी, जहाँ तक मेरा ख्याल पढ़ा, शायद सुरेश साहब को याद है कि नहीं कि तो गोदो के इंतजार में भास्कर शवालकर, भास्कर कुलकर्णी, पृथ्वीराज। अरे उसमें एक लड़की का नाम ये भी नहीं है, लड़की नहीं है क्या इसमें, ये सवाल किया गया। ये सब मुझे याद है। तो कौन लोग है ये, मैंने कहा आधा बजे सब मेरा इसमें शरीफ भास्कर है। वो परेशान हो गए, इसमें शरीफ कहते, क्योंकि नाम नहीं बताना, उर्दू में इसमें शरीफ कहते हैं। अच्छा। तो ये गोदो को इंतजार में है, इंतजार करिए, मतलब कल तक है सब इंतजार।
अब क्या बोलेंगे। तो उनका नाटक था, उनके साथ दया किशन गोयल भी थे, उनके नाटक का नाम था बुद्ध काम शुद्ध, अजय जोहर का लिखा हुआ कॉमेडी। अच्छा। और बाकी क्या और 5 नाटक थे दूसरों के सबके। तो उनको ये भरोसा था कि उनको नाटक प्राइज मिलेगा। पर्सनालिटी, वो हाथ में क्या बोलते हैं इसको, ऐसा पहनते हैं ब्रेसलेट, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट। हाँ ब्रेसलेट था, मतलब वो हाँ सब के कादरी देखते सब, जो भी अंगूठियां मोतियां वगैरह थी, और ग्रैंड पर्सनालिटी, हाइट वगैरह, आवाज वगैरह, बस सफेद कपड़े। मतलब सर ठीक है कल मिलेंगे हम लोग, जरूर मिलेंगे कल। अब वो नाटक हुआ, नाटक होने के बाद रिजल्ट्स के लिए रुके हुए हम लोग सभी, और रिजल्ट निकला आया। जजेस में कौन थे याद नहीं मुझे, क्योंकि हमको पूछने का हक भी नहीं था, और हम पूछने में मतलब उतने मशगूल थे कि प्राइज मिलने के बाद। और जैसे प्राइज डिक्लेयर हुआ हमको 5 या 4 प्राइजेस मिल गए, बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टिंग वगैरह वगैरह। और सबसे पहला आदमी जो मिला हमको वो हमारा माइक्रोफोन लगाने वाला आदमी, माइक लगाने वाला आदमी, उन्होंने आके मिल के बोला, साहब वो लकी ओकी क्या बोलते नहीं, तुम्हारा नौकर क्या बोला साहब, क्या बोला क्या बोला क्या क्या बोला साहब, मैंने क्या बोला, और क्या सच्चा बोला भाई। उन्हें अक्लमंद की रस्सी आजकल के जमाने में सब ऑफिसरों की रस्सी है ना, पढ़ा लिखा कितना भी बड़ा ऑफिसर बन दो, उसकी रस्सी मिनिस्टरों के हाथ में है बोलते। वो मिनिस्टर था ना, बोले पोजो के जैसा, पोजो अंग्रेज दिख रहा था हाँ उन्हें। अरे इन्हें कहाँ से कहाँ कंपेयर करा, वहां से हमको खुशी हुई। यानी नाटक पहुंचा लोगों तक। और उसके बाद कादरी बेग साहब भी मिले, बड़े प्यार से मिले, बहुत ही उन्होंने सराहना की हम लोगों को। अच्छा। उसके बाद ये हुआ, लेकिन जितने भी ग्रुप्स थे वो सब हमारे दोस्त बन गए। रंगधारा का नाम फैलने लगा था, तेलुगु वाले लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद उर्दू वालों से हुई, कुछ हिंदी के जो ग्रुप्स थे नए यंग ग्रुप्स, उनसे मुलाकात हुई, फाइन आर्ट्स के लोगों से मुलाकात हुई। तो एक नाटक ने हमको अलग कर दिया, बोधो में सबसे अलग। अब इसको महाराष्ट्र, हमने पढ़ा पेपर में कि महाराष्ट्र में स्टेट कंपटीशन होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, तो इसकी स्क्रिप्ट हमने सोचा कि इसको मराठी में भेजना है, तो मराठी में इसका ट्रांसलेशन करना है। तो उसको 6 महीने या कुछ टाइम रहेगा था अभी, तो उसका मराठी में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। जब तक 70 में मैं बीकॉम पास हो गया था, बीकॉम यूनिक कॉलेज से। कॉलेज की जिंदगी तो बहुत अलग थी मेरी। मैं कॉलेज में नंबरी बोलते बहुत नंबरी, बहुत गंदा स्टूडेंट, बहुत झगड़ालू स्टूडेंट था, और सही भी था मैं। रंगधारा ने मुझे क्या दिया मैं बताऊँ आपको, सच्ची बात अभी यहीं बोल देता हूँ बोधो के साथ। मुझे एक इंसान बना दिया बोधो ने। मतलब अगर ये लोग मुझे अगर नहीं मिलते थे 67-68 में, तो शायद हो सकता था मैं लीडर बन जाता था, शायद हो सकता था मैं नेता बन जाता था, शायद हो सकता था मैं बिहार की बाहर भी जा सकता था, क्योंकि मेरा नेचर ही अलग था। मैं नाटक वगैरह सब करता था, लेकिन बहुत झगड़ालू था। मैंने स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी था, तो मैंने बैलेट बॉक्स फेंक दिया था। लेकिन रंगधारा ने मुझे जो एक आदमी का ट्रैक, पूरी जीवन का ट्रैक बदल दिया मेरा। ये रंगधारा का क्रेडिट है। रंगधारा की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं बदल गया। तो गोदो का इंतजार था सब, गोदो तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये रंगधारा मिली। तो यहाँ ट्रांसलेशन करने का रंगधारा ने मुझे क्या दिया मालूम है आपको? मैं वालिया था, वालिया। अच्छा। वालिया का वाल्मीकि बना दिया मुझे रंगधारा ने, समझे आप? अब गोदो का ट्रांसलेशन का सवाल पैदा हुआ, तो मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, लेकिन आपकी मुझे जिम्मेदारी चाहिए साहिब, क्योंकि शाम में मैं फ्री हो जाता हूँ। शाम में एग्जैक्टली मुझे मेरे को ट्रांस वाले 6-7 बजे छोड़ देते थे, तो मैं बैठ के कोशिश करूँगा। अब मैंने डिक्शनरी बाजू रखी, एक डिक्शनरी नहीं 2-3 डिक्शनरीज बाजू रखे, क्योंकि उसमें गोदो में एक एक शब्द है कुछ कुछ। अब वो मराठी का अर्थ बराबर हो रहा नहीं हो रहा,
फिर ये तीनों में डिस्कशन करते थे हम, विजय परळीकर, मैं, आनंदा। ट्रांसलेशन तो करना है। अब ट्रांसलेशन करना है तो उसमें एक क्लास था हमारा गवर्नमेंट का कि राइटर की परमिशन होना बहुत जरूरी है। मैं तो राइटर नहीं था, मैं ट्रांसलेटर था। तो राइटर के परमिशन के लिए मैंने पेरिस को लेटर लिखा, उनके ऑर्गेनाइजेशन को। मेरे पास राइटिंग में उस ऑर्गेनाइजेशन का लेटर है, ओरिजिनल लेटर है, वो प्रूफ कि उन्होंने परमिशन दी मुझे कि मराठी में ट्रांसलेशन करो। तो हमने अपने ढंग से मराठी में उसका ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेटर भास्कर शिवाड़कर, अनुवादक भास्कर शिवाड़कर। वो कॉपी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज दी। हमको मराठी का कॉल आया और उसका डायरेक्शन वसंत गोडसे साहब ने दिया। वसंत गोडसे साहब को हमारी कल्पना पसंद आई कि भाई ये लोग नए लोग हैं, यंग ट्रक्स हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमको तकलीफ भी क्या हुई बताओ गोदो के लिए। हमारे जो पुराने ढंग के जो लोग हैं ना, पुराने मतलब बेचारे नाटककार, बड़े जिनका जीवन नाटक में चले गया सो है, वो सब लोग हंस रहे थे हमको कि ये बच्चे अरे कुछ तो भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र को जा रहे हैं, पूरा नाम डुबा देंगे बोले हैदराबाद का। इसके अंदर एक भी लड़की नहीं है, इन्हें आतो बोलता क्या है, इन्हें जातो बोलता क्या है, इन्हें ये तो बोलतो काय, त्याने जातो म्हणतो काय, ती काय शिडी काय, ती पांढरी शिडी काय, काळी शिडी काय, ते लकी काय म्हणतो, ती काय म्हणतो, वरून कुठे मुततोय काय म्हणतो। मतलब एकदम अलग नाटक, अलग परेशानी से देख रहे थे हमको। रिहर्सल को जगह नहीं मिल रही थी जल्दी, हमको विभूधनी ने जगह दी, कि मराठी रंग सरकार ने जगह दी। लेकिन हमको इस वक्त आभार अगर सही भी मानना है तो भगिनी मंडल के आभार मानना पड़ेंगे, महाराष्ट्र मंडल के आभार मानना पड़ेंगे। अहिल्याबाई बोल के मैडम जो भगिनी मंडल के अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि आप जगह ले लो, जगह ले लो आप। अब किराया क्या देंगे रे तुम लोग, 2 रुपये किराया देंगे, 1 रुपया किराया देंगे, तो जगह तो ले लो पहले। हमने जगह ले ली। और गोडसे साहब ने, हम गोडसे साहब ऑलराउंडर थे गुरु। उन्होंने कलर स्कीम क्या होती है, कलर कैसे चेंजेस होते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे चेंजेस होते हैं, यानी सिंबॉलिक। आप वेटिंग फॉर गोदो के पोस्टर के ऊपर डिस्कशन हुआ है बॉम्बे में, मराठी साहित्य परिषद में पोस्टर के ऊपर डिस्कशन हुआ है। क्योंकि वो जो झाड़ जो बनाए थे साहब, कलर चेंज होते ही यानी सीजन चेंज हो जाता है, खाली लाइट चेंज हो जाते हैं ऊपर से, तो पूरा झाड़ का कलर चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं लाइटिंग। सामने 2 कैरेक्टर्स हैं, वहां पर 32 शैडोज, 64 शैडोज आते हैं साइक्लोरमा पे। अनंता की लाइटिंग, अरे अनंता की लाइटिंग ताज्जुब की बात है, अनंता की लाइटिंग थी वास्तविक से की मतलब। लेकिन गोडसे साहब से हमने सब सीखा था, पॉजिश लॉन्ग पॉज कैसा दिखता है, यानी जो असली ट्रेनिंग जो मिली है मुझे, जहाँ तक डायरेक्शन के हद तक, तो मैं गोडसे साहब को मानूंगा हमेशा। तो वो लोग पहले औरंगाबाद में गया, औरंगाबाद में जाने के बाद वहाँ से सेकंड आया, वहाँ से फाइनल को जब हम गए थे तो वहाँ पर बॉम्बे में हमको करमरकर बोल के एक था बच्चा, उन्होंने बहुत हेल्प करी। सुरमा देशपांडे का भाई था वो, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, उसका उन्होंने दिया। और वो नाटक देखने के लिए डॉक्टर लागू आए थे, चित्र खानोलकर आए थे, बहुत ही। और 1973 में डेट तो याद नहीं आ रही मुझे। तो उस दिन और वहाँ बॉम्बे में एक खास बात है, अगर नाटक नहीं अगर पसंद आया ना तो लोग खाली ऐसा खांसते हैं वहाँ पर। अच्छा, हमारे नाटक के साथ फाइनल नाटक को अमोल पालेकर का एक नाटक था, अमरीश पुरी का एक नाटक था, गुरु बोल के एक नाटक था IMT का। ये सब टॉवर्स के नाटक थे। और पेपर में तो लिखा हुआ है कि, माफी चाहता हूँ बोलते हुए, याद है मुझे, कि अमोलनी हैदराबाद कराकडनं धडा घ्यावा। मतलब हैदराबाद वाले आए और 40 मुंडियां चित करके चले गए बोल के। पेपर क्लिपिंग है मेरे पास अभी। तो इतना नाटक अच्छा हुआ जिसमें सुहास पळशीकर, पोलो भास्कर शिवाळकर, लकी लता काळे, विजय परळीकर, हाँ, और उसका छोटा बेटा
पलशीकर, छोटा पलशीकर, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो वो बच्चा बेटा ये सब करते हुए 2 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस, और नाटक होने के बाद तालियां तालियां। जब हम हैदराबाद वापस आए और जब रिजल्ट आया, हमको 5 के 5 प्राइज मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोगों ने हमको नाम रखे थे ना यहाँ, हाँ। ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो घर पे आए हमारे। आहा, टेलीग्राम आया हमको, लोग हमारा सत्कार कर रहे हैं, और हमारे आनंदा ने सब सत्कार रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल, अरे हमारा सत्कार, गोचे साहब ने कहा थे, हमारा सत्कार क्यों कर रहे हैं भैया आप लोग, हमारा सत्कार क्यों कर रहे हैं, हम जो हमारा ठेपा रबर स्टैंप गिर गया कि रंगधारा ओनली डू एक्सपेरिमेंटल थिएटर, वो सत्कार गिर गया हमारे पे ठेपा। लेकिन कितनी पहचान होगी बोलूं मैं, ड्रामेटिक सर्कल ऑफ हैदराबाद फ्रेंड्स बन गए हमारे, नया थिएटर वाले फ्रेंड बन गए हमारे, फाइन आर्ट वाले फ्रेंड बन गए हमारे, INT वाले फ्रेंड बन गए हमारे, प्रजानाट्य मंडली वाले फ्रेंड बन गए हमारे, एक पहचान बन गई, सब पहचान हो गई, और सबके साथ डिस्कशन होने लगा हमारा। अरे हमको एक रेस्पेक्टेबल जगह मिली, मुझे तो मिली। और उसके बाद रंगधारा की शुरुआत जो हुई है वो आज तक चल रही है, वेटिंग फॉर गोदो से लेकर राही मासूम तक। यानी 8th ओलंपिया थिएटर ओलंपिक में राही मासूम को मिला है। और गोदो के शोज कितने हुए, बॉम्बे में हुए, वो लोगों ने 6 जगह शो करवाया, बॉम्बे में, पुणे में शो करवाया, उसके बाद हैदराबाद में शो हुआ उसका वेटिंग फॉर गोदो का। और ये पूरा रिकॉर्ड पेरिस को हमने फोटो के साथ भेजा है, उनके लाइब्रेरी में पूरे फोटोज हैं हमारे, पेरिस में। हाँ, पेरिस में उनकी लाइब्रेरी है ना, उन्होंने लिखा था हमको कि तुम फोटोज भेजो, रिपोर्ट्स भेजो, हमने भेजे हैं। वो चिट्ठी, वो रिपोर्ट्स कहाँ रखा हूँ मैं भी याद नहीं है, एक ओरिजिनल तो मेरे पास है लेटर, मतलब उनको भी पता चल गया, उनको पता चला, हमने लिखा था ना उन्होंने, जो सिर्फ पब्लिश करने का उन्होंने परमिशन पूछा था मैंने, वो जवाब नहीं आया मेरे को कि किताब पब्लिश कर सकता हूँ क्या मैं, मराठी में ट्रांसलेट कर सकते बोलते है लेटर, वो PhD के मेरे जो थीसिस है उसमें है उसकी कॉपी।